स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और रोज की तरह आज फिर लेके आ गया हूं आपके अपने वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के लिए मैथ्स की शानदार सिलेक्शन सीरीज। दोस्तों, इसमें हम सारे लेटेस्ट क्वेश्चन शामिल करने वाले हैं जो इजी टू मॉडरेट टू हाई लेवल होंगे। यानी कि ये कहा जाए कि जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें कवर किए जाएंगे। तो हाल फिलहाल में हुए एग्जाम, यानी कि जैसे मैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की बात करूं, उसमें सबसे ज्यादा मैथ्स आती है। मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन उसमें ज्यादा होता है। तो रीजनिंग तो हमें आनी नहीं है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन हमें वहां से काफी अच्छे लेवल के देखने को मिल रहे हैं। यानी कि कुछ बहुत ही आसान है, लेकिन कुछ बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन होने वाले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज की सीरीज में कौन से हम वो क्वेश्चन है जो हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं और जिन्हें हमें सीख ही लेना चाहिए, ताकि आने वाले एग्जाम में मैथ वाले पोर्शन में हमारा जलवा बरकरार रहे। तो चलिए फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। ये रहा हमारा आज का पहला क्वेश्चन। 7 संख्याओं का औसत 21 है। यदि इनमें से एक संख्या को 14 से बढ़ा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होगी। तो ध्यान से पढ़ना है, कई बार हम गलती कर बैठते हैं। यदि इनमें से, अगर वो लिखता प्रत्येक संख्या में मतलब हर एक में 14 बढ़ा दिया जाए तो औसत में कितनी वृद्धि होती। तो औसत में 14 की ही वृद्धि होती। यानी अगर इसमें 7 संख्याएं हैं और सातों संख्याओं में 14 बढ़ा दिया जाए तो औसत भी 14 से बढ़ जाता। ये कॉन्सेप्ट हमें मालूम है। लेकिन उसने कहा है कि इनमें से किसी एक ही संख्या को कितने से बढ़ाया जा रहा है, 14 से। यानी कि पूरे ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ कितने की वृद्धि हो रही है, 14 की। हमसे पूछा है औसत में कितनी वृद्धि होगी। औसत का मतलब होता है हर एक। यानी 7 संख्याओं में अगर 14 रुपए बांटे जाएं तो हर एक में कितने बटेंगे, वो हमसे ये पूछ रहा है। क्योंकि औसत का मतलब ही होता है हर एक की वैल्यू। तो 7 लोगों में 14 रुपए बांटा है, मतलब हर एक में 7 दूनी 14, 2 रुपए की वृद्धि होगी हर एक, मतलब औसत। तो औसत में कितनी वृद्धि होगी, औसत में 2 की वृद्धि हो जाएगी। यानी कि नया औसत हो जाएगा 23। अगर नया औसत पूछे तो 23 बोल देना। अभी पूछा है कितनी वृद्धि होगी तो सिर्फ 2 की वृद्धि होगी। ठीक है ना। चलिए, ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक राशि को साधारण ब्याज पर उधार दिया गया जो 2 वर्षों बाद 13,200 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों बाद 15,600 रुपए हो जाती है। हमसे मूलधन और वार्षिक ब्याज की दर पूछी है। क्वेश्चन होने वाला है एमपी कांस्टेबल 2025 का, यानी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब हमसे मूलधन और दर दोनों पूछा है। यानी कि अगर हम देखें तो चारों ऑप्शन में मूलधन अलग अलग है। यानी कि अगर हम सिर्फ मूलधन ही निकाल लें तो हमारे दोनों आंसर क्लियर हो जाएंगे, यानी हमें दर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब करते कैसे इस टाइप के क्वेश्चन को। तो यहां लिखा है हमारा मूलधन, यहां लिखना है हमें मूलधन। और मूलधन जो है उसने बताया है कि 2 वर्षों में, यहां से अगर 2 वर्ष के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो 2 वर्ष में मूलधन जो है वो हो जाता है 13,200 रुपए। और उसके बाद उसने कहा है कि यही राशि अगर मतलब 5 वर्षों बाद देखी जाए, यहां से 5 वर्षों बाद देखी जाए, 5 वर्ष बाद, तो ये राशि हो जाती है 15,600 रुपए। 15,600 रुपए। तो आपको करना क्या है, आपको इन दोनों के बीच में, ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, इन दोनों के बीच में आपको गैप देखना है कितने वर्ष का है। आप कहेंगे सर 3 वर्ष का गैप यहाँ पे है, यहां से लेके यहां तक 5 वर्ष और यहां से लेके यहां तक 2 वर्ष, तो इन दोनों के बीच में गैप बना 3 वर्ष का। तो राशि 13,200 से 15,600 हो गई इन 3 वर्षों में। तो हो किसकी वजह से गई है, ब्याज मिलने की वजह से। ये जो राशि बढ़ रही है वो किसकी वजह से बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ साधारण ब्याज की वजह से। यानी 13,200 से 15,600 हो गई राशि, तो बढ़ कितनी गई है, 200 से 600 हो गई, मतलब 400, और 13 से 15 यानी 2,000, तो 2,400 यानी 2,400 रुपए बढ़ गई। कितने वर्षों में बढ़ गई है साहब, तो 3 वर्षों में 2,400 रुपए बढ़ी है, मतलब एक वर्ष में 800 बढ़ेगी। 3 8 24, तो एक वर्ष का ब्याज हुआ 800। तो जब एक वर्ष का 800 मिलता है तो 2 वर्ष का 1,600 यहाँ पे मिला होगा कि नहीं, यानी कि ये 1,600 2 वर्ष का ब्याज है। तो इस 13,200 में ये 2 वर्ष वाला मिश्र धन है, यानी इसमें मूलधन भी शामिल है और ब्याज भी शामिल है। और इसमें से अगर मैं ये 1,600 रुपए ब्याज निकाल दूंगा
तो 13,200 में से 1,000 गया तो बचा 12,200 और 600 और गया तो यहाँ आ जाएगा 11,600 और यही हमारा मूलधन है। तो 11,600 ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा और यही इसके साथ में दर लिखी है। तो दर हमें निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि क्वेश्चन में एक ही जगह मतलब ऐसा 11,600 मूलधन दिया है तो बस सिर्फ 11,600 निकालने की जरूरत थी। लेकिन अगर आपको फिर भी दर निकालना है कि दर निकालते कैसे हैं, दर निकालते कैसे हैं, अगर पहले हमें दर निकालना होता तो सिर्फ दर ही पूछा होता तो क्या करते? तो दर होती है हमारी वार्षिक। वार्षिक मतलब हमें एक वर्ष का ब्याज मालूम होना चाहिए। तो 2 वर्ष का ब्याज 1600 है तो एक वर्ष का ब्याज 800 होगा, एक वर्ष का ब्याज 800 होगा। और नीचे लिखते हैं हमेशा मूलधन, क्योंकि जो ब्याज मिलता है वो मिलता है मूलधन पर। तो 800 रुपए का ब्याज मिला है कितने पर? 11,600 पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का, क्योंकि दर प्रतिशत में होती है। कटता है तो काटेंगे यहाँ पे 2 शून्य से 2 शून्य जाएगा, 4 से यहाँ पे कट रहा है, 4 दूनी 8 हो जाएगा अपना, 3 बच जाएगा, 36 हो गया, 4 नाम 36 और 4 दूनी 8 और 2 शून्य के 2 शून्य यानी 200 बटे 29। अब 29 से इसमें अगर हम भाग कराएंगे तो 29 का पहाड़ा तो आता नहीं लेकिन 30 का तो आता है। तो 30 आते 21 यानी 30 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ रहे हैं तो 210 आ रहा है। लेकिन सर हमें तो 29 का पढ़ना था तो हमने एक ज्यादा ले लिया 7 बार, तो एक 7 उसमें से निकाल दो। 210 में से 7 निकालेंगे 203 होगा, यानी 29 सत्ते तो 203 हो रहा है। मतलब 7 बार भाग नहीं देना है, हमें भाग देना है 29 से 200 में कितने बार? 6 बार। ठीक है ना? तो 30 छंग 18 180 हो गया हमारा। अगर इसको 30 मान के 6 बार भाग देंगे और 180 से 6 निकालना है क्योंकि ये 29 है, हमने एक ज्यादा लिया है, एक छक्के 6। तो 180 में से 6 निकाल दोगे तो 174 हो जाएगा। इसमें से 174 गया, यहाँ पे बच जाएगा अपना कितना? 26 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 26 बच जाएगा। अब 29 और 26 इसमें भाग जा नहीं रहा है इसलिए लगाएंगे यहाँ पे दशमलव, तो ये 260 हो जाएगा। और इतने से अगर हम देखें तो ये हमारे आंसर वैसे ही नहीं है, हमें तो इन दोनों में फाइट करनी है। ठीक है ना? 260 तो हमने अभी देखा कि 29 धाम अगर हम करते हैं 29 का पहाड़ा 10 बार तो कितना आएगा? 29 का पहाड़ा 10 बार पढ़ेंगे तो 290 आएगा। यानी हमें 10 बार तो नहीं पढ़ना है, 260 या 260 से कम रहे लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 29 का पहाड़ा जैसे 9 बार पढ़ के देखें तो 3 नाम 27 यानी 30 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 270 आएगा। लेकिन ये भाई 29 है, हमने ज्यादा ले लिया, एक नाम 9 ज्यादा ले लिया तो 270 से 9 निकाल देंगे, आ जाएगा 261। 261 आ जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि कितने बार भाग जाएगा? 29 नम्मा, तो 29 नम्मा 3 नाम 27 270 होगा। लेकिन एक हमने ज्यादा ले लिया है 9 बार, तो एक नाम 9 में से घटाएंगे तो 261 आएगा। तो 9 बार नहीं जाएगा, यहाँ जाएगा भाग 8 बार। उसके बाद 8 बार भाग जाएगा 29 से, तो 29 अट्ठे यानी 3 आठे 24 240 और एक अट्ठे 8 तो 232 और फिर 232 यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे फिर से 28 बच जाएगा और 28 में आप फिर से शून्य लिखोगे 280 आएगा यानी कि 9 बार फिर भाग जाएगा तो 6.89 समथिंग हमारा आंसर आएगा। इस 8-9 को ही उसने 90 लिखा है। तो फिलहाल तो निकालने की जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर सिर्फ आपसे दर पूछता तो आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करना पड़ता। ठीक है ना? चलिए, एक गांव की जनसंख्या 10 वर्षों में 6 लाख से बढ़कर 9 लाख हो जाती है, औसत प्रतिशत वृद्धि क्या है? औसत प्रतिशत वृद्धि यानी कि पहले तो आप सिर्फ इसकी वृद्धि बता दो, यानी कि 6 लाख से जनसंख्या कितनी हो गई है भाई? 9 लाख हो गई है। तो हम सभी जानते हैं कि वृद्धि हुई कितनी है, तो आप कहेंगे सर 3 लाख की वृद्धि हुई है, 3 लाख की वृद्धि हो गई है ना? तो इस 3 लाख की वृद्धि को प्रतिशत में बदलो, 3 लाख की वृद्धि हो गई है कितने पे? 6 लाख पर। 6 लाख से ही तो बढ़ाया है। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 पर। कट गए 6 एक 3 एकम 3 दूनी 6, 1/2 का मतलब होता है 50%, लेकिन फिर भी आगे काटना है तो काट सकते हैं।
तो 50% की वृद्धि हुई है। लेकिन उसने कहा है औसत प्रतिशत वृद्धि, ये क्या है? तो इसका मतलब ये है कि भाई 10 सालों में, इन 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई है? 50% की। इसी को औसत में बता दो। औसत मतलब एक की वैल्यू, तो 10 साल में 50%, एक साल में कितने प्रतिशत? तो 50/10, शून्य से शून्य गया, यानी औसत प्रतिशत देखा जाए अगर तो 5% हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, औसत प्रतिशत वृद्धि। 10 सालों में 50% की वृद्धि हुई, तो एक साल में 5% की। चलिए, दो साझेदार ए और बी ने व्यवसाय में निवेश 3:5 के अनुपात में किया। यहां दो साझेदार हैं, ए है और बी है, और इनके निवेश के अनुपात यानी इनकी पूंजी का अनुपात होने वाला है 3:5। 3:5। 6 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का आधा भाग निकाल लिया। कब निकाला है? 6 महीने बाद, यानी कि 6 महीने तक इस ए ने 6 महीने तक तो 3 रुपए दिए होंगे 3 के हिसाब से, तो 3×6 18, यानी 18 रुपए की पूंजी तो इसने लगाई है। मैं आपको पहले बता दूं कि सिर्फ आपको साझेदारी में इतना याद रखना है कि पूंजी गुणा समय, पूंजी गुणा समय बराबर बनता है लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात, बस एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो अगर ये 3 रुपए की पूंजी मिलाता है तो 6 महीने बाद उसने आधा भाग निकाला है, मतलब 6 महीने बाद, 6 महीने तक तो यही रुपए दिए होंगे, तो 3×6 18 रुपए उसने दे दिए। अब उसके बाद उसने क्या किया है? उसके बाद उसने किया है कि आधा भाग निकाल लिया। तो 3 में से अगर आधा भाग निकाल लिया तो आधा कितना बचा? अभी भी आधा बचा है ना, यानी 1.5। 1.5, 3 का आधा क्या होता है? 1.5। 1.5 रुपए अब भी व्यवसाय में लगा हुआ है, और कब तक लगाएगा? 6 महीने तक लगाएगा। 6 महीने तक क्यों लगाएगा? क्योंकि उसने लिखा है 1 साल के अंत में, यानी व्यापार चल रहा है 1 साल तक। तो 6 महीने बीत गए और 6 महीने तक 1.5 के हिसाब से, तो 15 छक्के होता है 90। एक अंक बाद दशमलव है, हम भी लगा देंगे। दशमलव के बाद शून्य है, मतलब किसी काम का नहीं है, यानी कि यहाँ पे आ गया अपना 9 रुपए। यहाँ पे आ गया अपना 9 रुपए। बात समझ में आई? तो इस ए ने टोटल कितनी पूंजी मिलाई है? तो ए ने पूंजी मिलाई है 9 और यहाँ पे 18, तो टोटल पूंजी हो गई, ए की पूंजी हो गई 27। ये ए की हमारी पूंजी हो गई। और बी ने कितनी पूंजी मिलाई है? तो बी ने ना पूंजी निकाली है ना मिलाई है, शांति से 1 साल तक व्यापार किया है, यानी कि 12 महीने तक। तो 12×5 = 60, यानी इसकी पूंजी का हिस्सा जो है कुल पूंजी है 60। तो हमें बताना है लाभ का अनुपात। पूंजी गुणा समय ही लाभ होता है, तो पूंजी के साथ हमने समय का गुणा करा दिया है और ये हमारे लाभ के अनुपात आ गए। अगर कटते हैं तो काटो, 3 से जाएगा 9 बार और 3 से जाएगा 3 दूनी 6, शून्य का शून्य, यानी कि 9:20 हमारा आंसर हो जाएगा, पूंजी गुणा समय। तो अगर महीनों में बात हो रही है तो हमें यहाँ पे महीनों से गुणा कराना पड़ेगा। ठीक, चलिए, यदि एक संख्या दूसरी संख्या का 120% है और उनके वर्गों के योग का 4 गुना 1600 के बराबर है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो जो भी बच्चा कर सकता है प्लीज इसे करके देख ले, तब तक मैं इसे पानी पी लेता हूं, फिर करता हूं इसे। चलिए, तो अगर इस क्वेश्चन को हम करने बैठेंगे तो उसने पहले तो हमें संख्या का अनुपात दे रखा है, संख्या का अनुपात दे रखा है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 120% है, यानी कि अगर पहली संख्या 100% है तो दूसरी संख्या जो है वो इसका 120% है, तो 100 का 120% 120 ही होगा। और संख्याएं दे रखी हैं दशमलव में, संख्याएं दे रखी हैं दशमलव में, है ना यहाँ पे। तो अब हमें बताना है कि भाई, और उसके बाद भी अभी हुआ नहीं है, फिर उसने कहा है उनके वर्गों के योग, यानी जो आप संख्या बना रहे हैं उनका वर्ग करें, फिर उनका योग निकालें और उसका 4 गुना करें, फिर 1600 के बराबर होगा। तो आप कैलकुलेशन करते करते थक जाएंगे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन के साथ करते हैं तो ऑप्शन के साथ करने में सिर्फ आपको एक ही कंडीशन चेक करनी है कि एक संख्या दूसरी संख्या का 120% है, यानी कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या जो है वो 120% है, छोटी संख्या का 120% है। तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक एक ऑप्शन को।
यानी अगर वो संख्या 24.8 है, 24.8 है, ठीक है ना। तो अगर मैं इसका मतलब ये संख्या अपने आप में 100% है, क्योंकि उसने बताया हमें। यहीं पे लिखते हैं, देखो यहां पे आ जाओ। अगर एक संख्या जो है 100% है, दूसरी 120% है, तो मैंने कहा शायद पहला ऑप्शन हमारा आंसर होगा, यानी कि हम बोलेंगे 24.8 और दूसरी संख्या है हमारी 30.36। तो 0.8 है, अगर आपको यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए है, तो ये सिर्फ 8 नहीं है, 8 शून्य आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि अगर ये सिर्फ 8 होता तो एग्जामिनर लिख के देता 24.08। अगर दशमलव के बाद 1 अंक है, लेकिन यहाँ पे 2 अंक, आपको 2 अंक की जरूरत है, तो आप उसमें शून्य बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी है 24 यानी 24 रुपए 80 पैसे, 30 रुपए 36 पैसे। अगर ये 100% है तो ये 120% है, यानी कि इससे सिर्फ और सिर्फ 20% ज्यादा। तो अगर हम इसका 20% निकालेंगे, इसका 20% निकालेंगे, तो अगर हमें इसका 10% चाहिए तो 1 अंक और खिसक जाएगा दशमलव, यानी कि 10% आएगा 2.48। तो 20% क्या होगा, इसका जस्ट डबल होगा, इसका जस्ट डबल होगा, यानी 2.48 और आ जाएगा। तो टोटल 4.96 हुआ कि नहीं, 96 हुआ कि नहीं, यानी कि 6 का 6 यहाँ आएगा, 9 और 8 17, यहाँ हो जाएगा 1, 4 4 8 और 1 9 और 2 का 2, यानी 29.76 होगा इसका 120%। अगर ये 100% है तो 120% होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ 20% आप शामिल कर दो, 29.76 क्या है, नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं हो सकता। बात समझे। यहाँ आपको तीसरा ऑप्शन दिख रहा होगा, ये 12 है और ये 36 है, तो इसका लगभग 3 गुना, 12 तिया 36, तो ये तो लगभग 300% के आसपास है, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ 120% बनाना है, यानी ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। अब ये 22.8 से 25.36 हुआ, यानी कि अगर संख्या, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे कि भाई अगर संख्या 22.8, यानी कि वही 8 शून्य लिख सकते हो आप इसे, और यहाँ है 25.36, और क्वेश्चन में दे रखा है कि एक संख्या अगर आप 100% है तो दूसरी संख्या उसका 120% है, यानी सिर्फ इसमें 20% बढ़ाने की आवश्यकता है, और अगर 20% बढ़ाने से ये आता है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे सिर्फ 20%, तो इसका 20% निकालेंगे तो 10% होगा 2.28, यानी यहां से 10% निकालने पर सिर्फ एक कदम आगे आएगा, 2.28 और 2.28। 2 बार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें 10% नहीं चाहिए, हमें 20% चाहिए है। तो टोटल बढ़ेगा 4.28 दूनी होता है 56। यहाँ पे देखेंगे 6 का 6, 8 5 13 का 3, यहाँ आएगा 1 और 4 2 6 और 1 हो जाएगा 7, 2 का 2, यानी अगर देखा जाए तो 27.36 आएगा, जबकि यहाँ पे लिखा है 25.36। और यहाँ पे आप पढ़ते पढ़ते गेस कर पा रहे थे कि हम इसका 10% निकालेंगे तो 2.28 आएगा। अब 22.8 में 22 रुपए 80 पैसे में दो, मतलब लगभग 2.28 जोड़ेंगे तो एक ही बार में 25 के पास पहुंच जाएगा, 2 बार में तो फिर कहना ही क्या, यानी कि सिर्फ ये इसका 10% के लगभग ज्यादा है, 110% के पास है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचा हमारा ऑप्शन डी, और यही हमारा आंसर है। तो एक हैवी कैलकुलेशन को आपने उड़ाया है सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन से। भाई अभी करने के टाइम पर मत जाना, मुझे पता है कि आप देखेंगे कि सर आपको तो 5 मिनट लग गए, भाई मुझे 5 मिनट बिल्कुल नहीं लगे हैं, मुझे ये समझाने में 5 मिनट लग रहे हैं कि इसको करना कैसे है, और बकायदा मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से बता रहा हूं कि कैसे 10% और कैसे 20% निकला है। तो मुझे आपको सिखाना है, ना कि सिर्फ इसे करके आगे बढ़ना है। तो आप ये मत देखें कि टीचर कितनी देर में कर रहे हैं, आप ये देखें कि टीचर ने हमें किस तरीके से सिखाया है, और उसे सीखने के बाद आप अप्लाई करिए, 101% आप दूसरों से पहले ही कर पाएंगे। ये इस क्वेश्चन को करने की सबसे स्मार्ट अप्रोच है, ठीक है ना। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये 12.8 है, और 8 मतलब 8 शून्य आप लिख सकते हैं, और ये है 15.36,
15.36। तो ये उसने कहा है क्वेश्चन में कि ये अगर 100% है तो ये इसका 120% है, यानी यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 20% बढ़ाने की हमें जरूरत है। तो अगर इसका हम 10% निकालेंगे तो 1.28 आएगा। चूंकि हमें 20% चाहिए है, यानी इसका जस्ट डबल 10% चाहिए, इसलिए 1 कदम आगे आ गया। यहाँ पे 1 और 1 2 हो जाएगा, 2.28 दूनी 56 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि 5 6। अब आप क्रॉस चेक करो, 6 का 6, 8 5 13 की 3, यहाँ 2 2 4 और 1 5 और 1 का 1, क्या 15.36 है? आप कहेंगे बिल्कुल, यानी कंडीशन मैच हो गई। कई बार हम करते क्या है, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते हैं और यहाँ पे वर्गों का योग का 4 गुना, तो कैलकुलेशन अगर इसे करने बैठेंगे तो जितना मुझे समझाने में टाइम लगा है उससे डबल टाइम आप लेंगे, फिर भी क्वेश्चन का सही आंसर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना? तो इसे करने का सही तरीका यही था, हिट एंड ट्राई मेथड का आपको इस्तेमाल करना था और चारों ऑप्शन में सिर्फ पहली कंडीशन को चेक करना था और आप क्वेश्चन को बना ले जाते। तो ये एमपी पुलिस कांस्टेबल 2025 का क्वेश्चन है। आने वाले एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, और जब एग्जाम का पार्ट बनेंगे और अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 101% एक स्मार्ट अप्रोच के साथ क्वेश्चन को उड़ा पाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पिता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। तो देखो दोस्तों, अगर इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आए हैं, तो मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन का लेवल कई जगह बहुत ही लो है, बहुत ही ज्यादा लो है, लेकिन कई जगह ऐसा है कि बच्चों ने करने तक की हिम्मत नहीं की है, और अगर किया भी है तो सिर्फ और सिर्फ टाइम बर्बाद किया है। ठीक है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पे, तो सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। पिता और पुत्र की औसत आयु 30 वर्ष है। तो ये अगर पिता है और ये पुत्र है, तो पिता और पुत्र की औसत आयु जो है 30 वर्ष है। तो औसत का मतलब होता है हर एक, औसत का मतलब होता है हर एक, इनमें से हर एक 30 वर्ष का है। तो अगर आपको औसत मालूम है तो आपको योगफल भी मालूम है, यानी अगर हर एक 30 वर्ष का है तो 30 और 30, तो बताइए कितने हो गए? 60। तो यही तो इनकी आयु का योगफल हुआ, यानी कि पिता की आयु भी 30 है और पुत्र की आयु भी 30 है। ये सिर्फ और सिर्फ औसत के हिसाब से है। औसत मतलब हर एक की वैल्यू, हर एक 30 वर्ष का है तो दो लोग कितने के हुए? 30 दूनी 60 के। ठीक है ना? ये इनका सिर्फ औसत था, और औसत के माध्यम से सिर्फ आप बता सकते हैं योग। तो इनकी आयु का योग है 60 वर्ष। अब उसने कहा यदि पिता की आयु 50 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? तो हो गया ना बहुत ही आसान सा क्वेश्चन कि दोनों मिला के 60 वर्ष के हैं। अब पिता अकेली 50 वर्ष के हैं तो पुत्र की आयु क्या होगी? कोई भी बता देगा कि पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी, तभी ना दोनों मिलके 60 वर्ष के होंगे। तो कभी भी औसत आयु मालूम है मतलब वो आपको हिंट दे रहा है योगफल, दोनों या तीनों जितने भी लोग हैं उतने लोगों की आयु के योगफल के बारे में। तो औसत आयु 30 है, कितने लोग हैं? 2 लोग हैं, तो इनकी आयु का योग है 30 दूनी 60, क्योंकि औसत का मतलब होता है हर एक 30 वर्ष का है तो दोनों लोग होंगे 30 दूनी 60 वर्ष के। ठीक है ना? तो दोनों की आयु का योगफल 60 है, और पिता अगर 50 के हैं तो पुत्र की आयु 10 वर्ष होगी। और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो इस लेवल के भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ए धन बी कितना है? 16 है। ए ऋण बी कितना है? 4 है। और बहुत से बच्चे से देखते ही कक्षा 10वीं के जैसे विलोपन विधि का इस्तेमाल करने लगेंगे। तो मैं इसकी आपको बहुत ही शानदार टेक्निक बता रहा हूँ। इसकी जरूरत आपको बहुत जगह पड़ेगी, जब आप ट्रिपलेट बनाएंगे वहां भी आपको इसकी जरूरत पड़ेगी, और ये अपने आप में ही एक क्वेश्चन है। अगर आपको दो संख्याओं का योगफल दिया हो और उनका अंतर दिया हो तो आप विद इन सेकेंड संख्याएं बता सकते हैं बिना किसी मेथड के। ठीक है ना? करना क्या है, हमें दो संख्याओं को बांटना है और दोनों संख्याएं मिलके होना चाहिए 16 के बराबर। हाँ, तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 16। लेकिन बांटना इस तरीके से है कि इनका जो अंतर है वो कितना होना चाहिए? 4। तो जितने का अंतर आपको रखना है वो आप इसमें से निकाल के रख लो। 16 में से हम 4 निकाल लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा 12। ठीक है ना? और इस 12 को दोनों को आधा आधा बांट दो, यानी कि हमें बांटना तो आता है, पैसे बांटना तो हमें आता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आधा और आधा। तो ये तो बहुत आसान काम हो गया सर जी, 12 को 2 भागों में बांटना है, वो भी आधा आधा, यानी मिलेंगे 6 6। और ये जो 4 आपने बचाया था
ये आपको नहीं रखना है, दोनों में से किसी को भी दे दो। तो अगर ए को बड़ा रखना है तो यहाँ देखो ए की वैल्यू बड़ी है, तभी तो ए में से बी घटेगा। तो ये हमारा अगर ए है और ये बी है तो ए को ज्यादा देना है, तो ये 4 जो है ए को दे दो, यानी कि ए की वैल्यू सीधी आ गई 10 और बी की वैल्यू हमारी 6 है। यानी एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 6 है। दोनों को जोड़ेंगे देखो 16 बन गया, और 10 में से 6 जाएगा तो देखो 4 आ गया। तो इस तरीके से आप ए प्लस बी और ए माइनस बी वाली इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद पूछा क्या है, तो ए वर्ग और बी वर्ग, ए मतलब हमारा 10, 10 का वर्ग, और बी का वर्ग मतलब 6 का वर्ग। तो यहाँ आ जाएगा 10 का वर्ग 100 और 6 का वर्ग 36। तो आंसर होने वाला है हमारा 136, ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, और ये किसी भी एग्जाम का सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे आप एसएससी जीडी कांस्टेबल देखें, आरपीएफ एसआई का क्वेश्चन देखें या एनटीपीसी का एग्जाम देखें, उसमें यहां से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना है कि वस्तुओं की लागत 500 रुपए है, रहने दो, व्यापारी उन्हें लागत मूल्य से, जब भी लागत मूल्य से क्वेश्चन को स्टार्ट करे, आपको क्वेश्चन एक ही लाइन में उड़ाना है, यानी लागत मूल्य से खुद ही अंकित मूल्य बनाएगा और उसके बाद छूट देगा, यानी कि खुद ही वस्तुओं का मूल्य निर्धारित करेगा। क्वेश्चन की भाषा अच्छे से समझना है। जैसे आप एक व्यापारी हैं, आप एक पेन खरीद के लाए, 100 रुपए का पेन खरीद के लाए, लेकिन आपने ही इसको थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के इसमें एक पर्ची लगा दी। आपने इसमें लिख दिया कि मुझे ये पेन 150 रुपए में बेचना है, इसका प्राइस लिख दिया। तो जो प्राइस आप लिखते हैं वो मार्केट प्राइस कहलाता है। तो आपने लागत मूल्य से बढ़ा के लिखा। उसके बाद जब कोई आपके पास कस्टमर आया तो उसने कहा कि सर कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या, तो आपने कहा कि हाँ 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये जो 10% का आपने डिस्काउंट दिया वो किस पे दिया, 100 पे दिया कि 150 पे। तो अब आप डिस्काउंट देंगे 150 पे, कि है तो वस्तु 150 रुपए की, लेकिन मैं इस पे आपको 10% लेस कर दूंगा, यानी कि 150 का 10% 15 हुआ, 15 रुपए कम कर दूंगा और मैं आपको वस्तु दे दूंगा 135 में। यानी कि जब दुकानदार खुद ही अंकित मूल्य बनाएगा लागत मूल्य से अधिक करके और फिर उस पर डिस्काउंट देगा, तो क्वेश्चन हो जाएगा मात्र एक लाइन में। यानी कि अगर कोई वस्तु, अगर किसी वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है और वो इस पर 40% अधिक अंकित करता है, यानी कि 40% अधिक अंकित करता है, अंकित मतलब अंकित मूल्य निर्धारित कर रहा है, तो 100 का 40% 40 ही होता है, सभी जानते हैं, यानी मूल्य उसने बना लिया 140। तो अंकित करता है मतलब अंकित मूल्य, ये हमारा अंकित मूल्य हो गया। उसके बाद उसने क्या किया है, 25% की छूट देता है। तो ये छूट या बट्टा ये दिया किस पे जाता है, तो याद रखना ये हमेशा मार्केट प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो 140 पर अगर मैं 25% का डिस्काउंट देता हूं, तो 140 का अगर हम 10% निकालें, तो किसी भी संख्या का 10% चाहिए है तो पीछे से एक शून्य हटा दो, और अगर शून्य की जगह कोई और संख्या है तो एक अंक बाद दशमलव रख दो। तो इसका 10% होगा 14 और 20% होगा 28। जब 10% 14 है तो 5% 7 होगा कि नहीं, तो 20% 28 हो गया, अब 5% और चाहिए है तो 5% होगा 7, तो 28 और 7 हो गया हमारा 35, यानी 35 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो वस्तु को बेचेगा मात्र 105 रुपए में, और ये हमारा विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस। उनके हिसाब से मूल्य हमें दिया है, उनके हिसाब से लागत मूल्य है 500 रुपए, हमारे हिसाब से लागत मूल्य है 100 रुपए, गुणा चाहिए क्या, हमें चाहिए है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य होने वाला है 105 रुपए, यानी यहाँ 105 की वैल्यू आपको बताना है। 2 शून्य से 2 शून्य जाएंगे यहाँ पे, 100 पंचे 500 और 55 25, यानी आंसर होने वाला है 525। तो कहा भाई 525, ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए 18,000 रुपए की राशि को 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर वार्षिक रूप से निवेश किया गया है। तो ये चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा क्वेश्चन हो गया। और 2 वर्षों बाद कुल राशि कितनी हो जाएगी, तो आप वैसे तो कई मेथड होती हैं, कई बार हम डायरेक्ट इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं या ट्री मेथड से कर देते हैं, तो मैं आपको सिखाने वाला हूं ट्री मेथड के साथ। जितनी भी दर है उसको लिख दो, तो 5% का मतलब हो जाएगा 1/20। तो हमें ब्याज मिलता किस पे है, तो ब्याज हमें मूलधन पर मिलता है। यानी अगर आप कभी भी दर से भिन्न बनाते हैं तो नीचे वाली संख्या ही आपका मूलधन होगी।
तो ये हमारा मूलधन है। लेकिन बात हो रही है 2 वर्ष की, तो भिन्न में जो नीचे वाली संख्या है आपको वहां उतने की ही पावर लगाना है जितना यहाँ पे समय दिया हो। 2 वर्ष है तो 2 की पावर लगा दो, और 3 वर्ष है तो 3 की पावर लगा दो। तो 20 का वर्ग यानी होने वाला है कितना, 400, और यही हमारा हो जाएगा मूलधन। ठीक है ना। उसके बाद 2 साल का मामला है, इसलिए यहाँ पे आपको 2 कॉलम बनाने हैं। और ब्याज, अब चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ब्याज पर ब्याज। यानी पहले आप मूलधन पे ब्याज ले लो, फिर उस पर ब्याज और ले लेंगे, तो ब्याज पर ब्याज हो गया ना, और यही हमारा हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो आइए सीखते हैं कि कैसे। तो पहले लेना है हमें ब्याज, यानी 400 का चाहे हम 5% निकाल लें या 1/20 निकाल लें, जो भी आपको आसान लगता है आप वो करें। तो 400 का 10% होगा 40, तो 5% हो जाएगा 20। तो 20 रुपए एक साल ब्याज मिलेगा, 20 रुपए दूसरे साल ब्याज मिलेगा। तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। अब हमें करना क्या है भाई, क्वेश्चन तो चक्रवृद्धि ब्याज का है, यानी हमें लेना है ब्याज पर ब्याज। तो पहले साल ब्याज पर ब्याज नहीं मिलता, पहले साल तो आपको ब्याज ही मिलेगा ना। ब्याज मिलता कब है, वर्ष के अंत में। तो अगर 2 साल का मामला है तो पहले साल आपको, चाहे आपने चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया हो या साधारण ब्याज पर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दर वार्षिक है, गणना वार्षिक करना है तो पहले साल मिलता है सिर्फ और सिर्फ ब्याज, यानी कि 20 रुपए हमें ब्याज मिल गया। अब इस 20 रुपए का ब्याज हमें अगले साल मिलेगा। तो इस 20 का 5% किसको मिलेगा, आने वाले साल के लिए। तो 20 का अगर हम 10% देखें तो 20 का 10% होगा 2, और 5% होगा 1, यानी 1 रुपए और ब्याज मिलेगा किसे, अगले साल के लिए। तो पहले साल का ब्याज 20 होगा, लेकिन अगले साल दूसरे साल का ब्याज होगा देखो 21। तो ब्याज पे ब्याज मिला कि नहीं मिला, जबकि साधारण ब्याज की राशि फिक्स होती है। अगर पहले साल 20 मिला है तो अगले साल भी 20 मिलेगा, उसके अगले साल भी 20 मिलेगा। तो कुल राशि कितनी हो गई, कुल राशि पूछा है, यानी हमसे पूछ रहा है मिश्र धन। 400 रुपए तो हमारा मूलधन ही था, और 41 रुपए हमें ब्याज लग जाएगा, यानी हमारी राशि हो जाएगी 441। उनके हिसाब से मूलधन दिया है, उनके हिसाब से हमें मूलधन दिया है 18,000 रुपए, हमारे हिसाब से मूलधन होने वाला है 400। और गुणा चाहिए क्या, तो गुणा में चाहिए हमें वह राशि कितनी हो जाएगी, यानी हमसे पूछ रहा है मिश्र धन, राशि हो कितनी गई, तो 400 से 441 हो गई, यही तो बताना है। इसके बाद है हमारा कि हमें काटा पीटी यहाँ पे करनी है। 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ पे जाएंगे, 4 से ये कटने वाला है, 4 चौके 16 हो जाएगा, बचा 2 हो गए 20, और 4 पंचे 20, यानी कि 45 गुणा 441 करना है। सिर्फ इकाई का अंक देखेंगे, 5 एकम 5, जो भी आंसर होगा इकाई अंक 5 होगा। क्या यहाँ पे 5 है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, एक ही ऑप्शन में इकाई अंक 5 है, और यही हमारा आंसर होगा। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। बाकी जिसको पूरा हल करना है वो गुणा करा सकता है। तो एग्जाम में इस तरीके से थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है ऑप्शन से। ठीक, चलिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक विक्रेता ने 100 संतरे 8 रुपए प्रति संतरा की दर से खरीदे। उसने उनमें से 80 संतरे 10 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचे, और शेष 20 संतरे 6 रुपए प्रति संतरे की दर से बेचे। तो उसका लाभ हमसे पूछा। तो देखा जाए तो आसान सा ही क्वेश्चन होने वाला है, यानी कि अगर 100 संतरे उसने खरीदे हैं, तो एक संतरा उसने 8 रुपए का खरीदा है, और ऐसे कितने संतरे खरीदे हैं, 100। तो कुल कितने रुपए की संतरे खरीद के लाया है, 800 रुपए में, यानी कि ये हो गया हमारा क्रय मूल्य। अब उसने किया है वस्तुओं को बेचना स्टार्ट, तो ये तो क्रय मूल्य हो गया। अब बात हो रही है विक्रय मूल्य की। तो विक्रय कैसे किया है, 80 संतरे 10 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से बेचे। एक संतरा 10 रुपए का बेचा है, और ऐसे बेच दिए हैं 80 संतरे। तो 10 गुणा 80 करेंगे तो यहाँ पे 800 रुपए आ जाएगा, यानी कि 800 रुपए सेलिंग प्राइस हमें मिल गया। 800 रुपए की हमने लागत लगाई थी, और 800 रुपए ही हमारे वापस आ गए। हमने व्यापार में 800 रुपए लगाए, 800 रुपए हमारे वापस आ गए। तो यहाँ तो हिसाब बराबर हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास संतरे बच गए हैं। कितने संतरे बच गए हैं, 20, और 6 रुपए प्रति संतरे के हिसाब से हमने उसे बेच दिया है। एक संतरा 6 रुपए का बेच दिया है, 20 संतरे बेचे हैं, तो अब तो हमें जो भी राशि मिलने वाली है वही तो हमारा लाभ है, यानी कि क्रय मूल्य के ऊपर जो राशि मिलती है वही तो लाभ होता है। लागत तो वापस आ गई, तो 6 दूनी 12, 120 रुपए हमें मिलने वाला है। 120 रुपए का 120 रुपए सेलिंग प्राइस और मिल गया। तो देखो 800 रुपए हमने लगाए थे, 800 रुपए हमें सिर्फ 80 संतरे बेचने से मिल गए। अब जो एक्स्ट्रा मिल रहा है वही तो हमारा लाभ है, यानी कि लाभ हमें होने वाला है 120 रुपए का। तो 120 रुपए का लाभ हो गया है। कितने पर लाभ हो गया है,
तो लाभ हमेशा लाभ हानि की गणना होती है क्रय मूल्य पर, और कॉस्ट प्राइस सभी संतरों का क्रय मूल्य जो है वो 800 रुपए होने वाला है। 100 संतरे 800 के, और जब हमने 100 संतरे बेचे तो 80 बेचे तो लागत आ गई, बाकी के 20 और बचे तो 20 6 के हिसाब से बेचे तो 120 का हमें ये लाभ हो गया। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। कटता है तो आपस में काट दो, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 8 से अपना जाएगा, 8 एकम 8 होगा, और बचा यहाँ पे 4 हो गए 40, 8 पंचे 40, यानी कि 15% का हमारा लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है। ठीक है ना। चलिए, एक पाई चार्ट में किसी खंड का कोण 180% है, तो वह कुल चार्ट का कितने प्रतिशत है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है कि जब भी पाई चार्ट की बात हो तो पाई चार्ट दो प्रकार से बनता है, या तो बनेगा डिग्री में या परसेंटेज में। जब परसेंटेज में बनता है तो अगर आपको कुल वैल्यू चाहिए है तो आपको लेना है 100, लेकिन अगर डिग्री में बनता है तो जब कुल डिग्री की बात होगी, कुल वैल्यू की बात होगी, तो कुल कितने अंश का कोण होता है ज्यादा से ज्यादा 360 अंश का। तो उसने कहा किसी पाई चार्ट में किसी खंड का कोण 180 डिग्री है, रहने दो। तो कुल चार्ट का तो जब भी कुल मानना हो, अगर डिग्री है तो नीचे लिख देना है 360, और अगर प्रतिशत है तो नीचे लिख देना है 100। तो 360 डिग्री का 180 डिग्री की बात चल रही है, किसी खंड का कोण 180 डिग्री है, इसे हमें प्रतिशत में बताना है। तो बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। तो देखते ही समझ में आ रहा है कि 180 एकम 180 दूनी 1/2, 1/2 मतलब 50%, 50% मतलब कितने प्रतिशत भाग दर्शाता है, तो 50% का मतलब होता है आधा, आधा मतलब 0.5। बात समझ में आ रही ना। और यहाँ पे आप काटेंगे तो इसको आधा भाग बताना है भिन्न में, तो 1/2 भिन्न में बताना था, प्रतिशत में नहीं है ऑप्शन, भिन्न में। तो 1/2 का मतलब ही होता है 0.5। तो कितना भाग, भाग मतलब भिन्न में बताना है। ठीक है ना। चलिए, प्रतिशत पूछे तो 50% हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसको हटा देते हैं। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 30% की छूट पर खरीदी और उसे अंकित मूल्य से 10% अधिक पर बेचा। तो छूट मिलती किस पे है, तो छूट मिलती है अंकित मूल्य पर, यानी अगर किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100 है, अब यहाँ पे देखो 100 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु, मार्केट प्राइस जिसका 100 है, तो वह 30% की छूट पर खरीदता है। यहाँ पे देखो उसने 30% कम में से खरीद लिया एक व्यापारी ने 100 रुपए वाली वस्तु 30% की छूट यानी कम में खरीद के लाया है, तो 70 रुपए में खरीद कर लाया होगा, ये वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। और उसे अंकित मूल्य से, तो ये हमारा अंकित मूल्य है, 10% अधिक पर बेचा। तो अंकित मूल्य से 10% अधिक करेंगे तो 100 का 10% 10 ही होगा, यानी उसने 110 में बेच दिया। तो देखो उसने कितना सारा लाभ कमा लिया यहाँ से। तो लाभ प्रतिशत बताइए, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, यही तो मालूम करना है। यानी 70 रुपए में खुद खरीद के लाया है और फाइनली बेचा कितने में है, 110 में। तो यहां से लेके यहां तक अगर देखा जाए तो उसने कितने रुपए का लाभ कमा लिया, 40। तो 40 का लाभ कमाया है कितने पर, 70 पर। लाभ हानि की गणना किस पर होती है, क्रय मूल्य पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। अब यहाँ नीचे शून्य से शून्य कट जाएगा, नीचे आपको दिख रहा है 7, 1/7 का मतलब होता है 14 सही 2/7% या 14.28। तो ये इसका कितने गुना है, 4। तो 14 का 4 गुना लगभग 56 के आसपास हमारा आंसर है। तो क्या ये 56 है, ये 56 है, ये 56 है, नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर है। बाकी जिसको करना है वो करेगा। यहाँ पे यहाँ हम हल करके देखेंगे। तो यहाँ आ जाएगा अपना 4 गुना 100 करेंगे तो आ जाएगा देखो 400, और 400 को 7 से भाग कराना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7 पंचे 35, बच गया 5 हो गया 50, 7 7 49। तो देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 57, फिर भी आगे करना है, रखेंगे दशमलव, बचा 1 हो गए 10, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचे 3 हो गए 28, 3 बचे हो गए 30, और 7 चौके 28। तो 57.14% हमारा आंसर होगा। तो यहाँ हमारे आज के 12 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो काफी अच्छे क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम का पार्ट बन सकते हैं, जो अभी हाल फिलहाल में पूछे गए। तो बेहतरीन तरीके से मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर आने वाले समय में आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।